हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देव क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे हम दोस्तों वैद्युत फ्लक्स। कल आप लोगों को पढ़ाए थे, आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे गॉस का प्रमेय तथा नियम क्या होता है। गॉस के प्रमेय के बारे में आज आप लोगों को हम बताएंगे तथा उसके सूत्र का हम निगमन करेंगे। ठीक है दोस्तों, गॉस की परिभाषा आप लोगों को बताएंगे। देखिए, अगर इसको समझना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को आप देखते रहिएगा दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा, तब ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम टॉपिक अब लेकर के चलते हैं। गॉस की प्रमेय, या हेडिंग बना लीजिएगा आप, गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। ठीक है दोस्तों, क्या है? गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। ठीक है दोस्तों, गॉस ने देखिए इनका पूरा जो नाम था वो नाम था आपका कार्ल फ्रेडरिच वैज्ञानिक थे गॉस। ठीक है, और इन्होंने बताया था कि जब हम कोई बंद पृष्ठ ले लेते हैं तो बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो 1/एप्सिलॉन गुना होता है। जो वैद्युत फ्लक्स का मान होता है वो 1/एप्सिलॉन गुना होता है। इसके बारे में वैद्युत आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। इसके बारे में कौन बताया था दोस्तों? तो कार्ल फ्रेडरिच गॉस बताए थे। ठीक है, उन्होंने यह भी बताया, उन्होंने निम्न प्रकार से एक फिगर बनाया था। ठीक है दोस्तों, आइए पहले इस फिगर को हम बना लेते हैं। तो उन्होंने एक फिगर बनाया ऐसे करके, ठीक है, और इस फिगर के अंदर एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया। क्या लिया दोस्तों? तो एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, ठीक है ना। और इस छोटे से क्षेत्रफल लेने के बाद कोई इसमें मूल बिंदु ओ मान लिए ये भैया, ठीक है, मूल बिंदु ओ मान लिए। अब इस मूल बिंदु ओ से इस क्षेत्रफल के दोनों हिस्सों को क्या किए? वो मिला दिए। ठीक है भैया, इतने क्षेत्रफल को वो उसमें से ले लिए। ठीक है, अब इस क्षेत्रफल को लिए जब, तो उन्होंने इस बिंदु पर यहां पर कोई पी बिंदु मान लिया। क्या मान लिया दोस्तों? तो कोई बिंदु पी मान लिया, जिसकी ओ से पी के बीच की दूरी को उन्होंने क्या बताया दोस्तों? तो उन्होंने आर बताया। क्या बताया? आर बताया। ठीक है दोस्तों, अब यहां से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही थी। ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही थी और इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल था आपका वेक्टर डी ए था। क्या था दोस्तों? वेक्टर डी ए था, और यहां से ये डी ए पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल था। ठीक है ना, तो इतना मानने के बाद उन्होंने ये भी बताया कि इस पर, इस मूल बिंदु ओ पर ही क्या है? कोई एक धनावेशित आवेश रखा गया है, जिससे होकर गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स रेखाएं जो हैं वो किसी बंद पृष्ठ के आवेश से 1/एप्सिलॉन गुना होती है। तो उन्होंने इसी सूत्र का क्या कर दिया था? निगमन कर दिया था दोस्तों। फाई बराबर उन्होंने बताया था Q/1/एप्सिलॉन गुना होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? इतना हम लोगों को प्रूफ करके लेके आना है। आवेश का क्या होता है? वो 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ठीक है दोस्तों, आवेश का आप कहोगे सर जी बोल रहे हैं इसे, आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है वैद्युत फ्लक्स का मान। ठीक है ना, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे भैया, तो ये बताइए Q/एप्सिलॉन 0 आएगा ना? यही आएगा ना, यहाँ पर जो हम नोट किए हैं, हाँ यही आएगा। ठीक है, अब इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे दोस्तों। डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे? बहुत ही आसान तरीका से आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। तो डेफिनेशन आप नोट करते चलिएगा पीछे से दोस्तों, कि किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, पृष्ठ से होकर गुजरने वाला
वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से उस होकर गुजरने वाला उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश के 1/ε गुना होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए कार्ल फ्रीडरिच क्या बताए थे, नोट कर लीजिएगा यहां पर। ठीक है ना, ये वैज्ञानिक का नाम था, इनका गॉस का पूरा नाम था कार्ल फ्रीडरिच। ठीक है ना, गॉस, इनका पूरा नाम था क्या दोस्तों, कार्ल फ्रीडरिच गॉस। ठीक है ना, इन्होंने यही बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, माना ये कोई बंद पृष्ठ है, इसी से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध का मतलब होता है घिरा हुआ। ठीक है ना दोस्तों, ये घिरा हुआ भाग, घिरा हुआ कुल वैद्युत आवेश के 1/ε गुना होता है। इस पूरे वैद्युत आवेश के 1/ε गुना होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आइए, यहां पर आप लोगों को अब हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। कह रहा है कि माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू है, माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू है जो इस पृष्ठ के ऊपर है। ठीक है ना, प्लस क्यू है जो किसी बंद पृष्ठ ए के अंदर किसी बिंदु ओ पर स्थित है, जो इस पूरे पृष्ठ के अंदर बिंदु ओ पर क्या है, स्थित है। ठीक है दोस्तों, यदि ए पर कोई बिंदु P, यदि इस पृष्ठ के ऊपर कोई बिंदु P है जिसकी बिंदु O से दूरी R है, जिसकी बिंदु O से दूरी, यहां पर बिंदु P है। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमने दिखा दिया, इंडिकेट कर दिया है बिंदु P को। तो यहां से आपका और यहां तक दूरी जो है वो स्मॉल r है, तथा बिंदु P के चारों ओर का एक अल्पांश क्षेत्रफल dA है। ये P के चारों ओर का जो अल्पांश क्षेत्रफल है, अल्पांश का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा, इस पूरे पृष्ठ क्षेत्रफल में से इस थोड़े से पृष्ठ के बारे में बात कर रहा है, अल्पांश क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अल्पांश क्षेत्रफल dA है जिसके संगत क्षेत्रफल सदिश d वेक्टर a है। ठीक है दोस्तों, d वेक्टर a है। देन तब बिंदु O पर रखे बिंदु आवेश प्लस Q, बिंदु O पर रखा हुआ बिंदु आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E तथा क्या हो जाएगा, O और P हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया, ये दोनों एक ही दिशा में ना कार्य कर रहा है, तो ये हो जाएगा वेक्टर E और ये हो जाएगा वेक्टर P के अनुदिश है, जिसका परिमाण क्या हो जाएगा दोस्तों, जिसका परिमाण हो जाएगा E बराबर 1/ε0 Q/r²। समीकरण नंबर इसको हम 1 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, समीकरण नंबर इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है,
देखिए समय थोड़ा सा लंबा लगेगा भैया, ठीक है ना, समय आपको लंबा लगेगा, लेकिन इतना समय अगर आप नहीं दोगे तो फिर ये प्रूफ लंबा लंबा होता है। अगर हम शार्ट भी करना चाहेंगे तो शार्ट आपको हम समझा सकते हैं, ठीक है दोस्तों, शार्ट में आप लोगों को हम समझा सकते हैं। लेकिन अगर मान लिया जाए 4 नंबर का ये क्वेश्चन आ गया, 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो क्या आप शार्ट में करोगे उसको? नहीं, शार्ट में आपसे नहीं किया जाएगा वहां पर, ठीक है दोस्तों। अगर शार्ट में पूछेगा 1 नंबर या 2 नंबर में तो केवल आपसे फार्मूला पूछ लेगा और उसकी डेफिनेशन पूछ लेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस वजह से आपको पूरा ये वीडियो देखना अनिवार्य है, ठीक है। तो आइए अब आगे चलते हैं। हम लोग इक्वेशन नंबर जिसका परिमाण निकाल चुके हैं, वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। समीकरण नंबर इसको हम 1 मान लिए हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसको रफ कर रहे हैं और इसी समीकरण के अनुसार हम लोग क्या निकालेंगे, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0, ठीक है। देखिए अभी हम लोग क्या निकाल चुके थे, यहाँ पर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर इसको ये मान लिए थे, ठीक है ना। अब हम लोग निकालेंगे दोस्तों ई और डी ए के मध्य का कोण, ठीक है ना। चूंकि नोट कर लीजिएगा यहाँ पर, चूंकि वैद्युत क्षेत्र ई तथा वेक्टर ई तथा डी ए अल्पांश क्षेत्रफल है भैया ई, ठीक है ना। डी ए के मध्य का कोण थीटा है, ठीक है भैया। डी ए के मध्य का कोण थीटा है, ठीक है ना। डी ए के मध्य का कोण हम थीटा मान लिए, तब यहां पर आप क्या लिख सकते हो भैया, तब अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम निकालेंगे भैया। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर डी फाई ई इजिकल टू, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर वेक्टर ई डी ए। कल इसको हम निकाल चुके थे वैद्युत फ्लक्स के अंतर्गत, इसको हम लोग बता दिए थे, ठीक है ना दोस्तों। अब ये हो जाएगा ई डी ए, या इसको आप लिख सकते हो दोस्तों डी फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा आपका ई डी ए कॉस थीटा। तो आप इसके जगह पर ये भी रख सकते हैं, या इसके जगह पर ये भी रख सकते हैं, या इसके जगह पर ये भी रख सकते हैं, ठीक है ना। जब ये आपस में मान बराबर है तब भैया, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं हम भैया। अब कह रहा है कि ई का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया जाए भैया। यहाँ पर हम लोग ई बराबर निकाल चुके हैं इतना ना, तो समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में नोट करिए, यहाँ पर ई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, समीकरण नंबर 1 में रख दिया जाए ई का मान, तब ये क्या हो जाएगा आपका डी फाई ई इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा में आर स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा आपका इजिकल टू क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहां पर ये हो जाएगा आपका डी ए कॉस थीटा। आप कहोगे कि सर जी यहाँ पर डी ए कॉस थीटा कहाँ से आ गया, ई कहाँ चला गया भैया, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर 1 आप कितना मान चुके हैं, इतना मान चुके हैं ना। तो ई बराबर इतना मान चुके हैं ना। और इसी मान के अंदर हम लोग ई का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। यहाँ पर ई बराबर हम लोग इतना निकाल चुके हैं, ठीक है। और ई बराबर हम लोग कितना लिखे हैं, इतना लिखे हैं, ठीक है ना। तो इतना और गुणे क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा,
इतना, ई के जगह पर हम लोग कितना निकाल चुके हैं, तो इतना निकाल चुके हैं, ठीक है दोस्तों। और डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी ए कॉस थीटा हो गया, डी फाइव ई बराबर 1/4 क्यू आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा हो गया यहाँ पर अब दोस्तों, ठीक है। अब हम निकालेंगे डी फाइव ई बराबर, ये हो जाएगा आपका क्यू 4πε0 डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं, ठीक है भैया। देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिए हैं भाई, ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर दिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिए हैं, तब ये हो जाएगा आपका q बाई 4πε0 और डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, यहां तक आ रहा है ना, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं दोस्तों, ये हो गया आपका इतना, ठीक है। थोड़ा सा इसको हमें रफ करना होगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। आप लोग अभी निकाल चुके थे समीकरण नंबर 2 में कि फाई बराबर q/4πε0 डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 आप निकाल चुके हो, ठीक है भैया। अब आगे चलते कह रहे कि यदि अल्पांश क्षेत्रफल डी ए द्वारा, ठीक है ना, यहां पर ये दिया हुआ है डी ए द्वारा बिंदुओं पर आंतरिक घन कोण, यहां से अल्पांश क्षेत्रफल डी ए है, ठीक है ना, और ये आंतरिक घन कोण आपका दोस्तों यहां पर क्या होगा, डी ओमेगा होगा, ठीक है ना। जो यहां से आंतरिक घन कोण यहां तक बना ओ के मध्य, ठीक है, ओ बिंदु पर, ठीक है, तब ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ओमेगा हो जाएगा, ठीक है ना। घन कोण यहाँ पर हम लोग डी ओमेगा से इंडिकेट किए हैं, ठीक है, इसको ओमेगा कहा जाता है, डब्ल्यू नहीं है भैया, ठीक है ना, ये ओमेगा है, तब ये हो जाएगा डी ओमेगा। अब आगे हम चलते हैं दोस्तों, तो कह रहा है कि समीकरण नंबर 2 से क्या कह रहा है कि समीकरण 2 से देखिए, समीकरण नंबर 2 हमारा क्या था दोस्तों, तो समीकरण नंबर 2 में हम लोग निकाल चुके थे कि डी फाइव ई बराबर q बटा 4πε0 डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर। तो समीकरण नंबर 2 से जब हम देखेंगे इसको कंपेयर कर दिए जाए दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका डी फाइव ई बराबर, ये हो जाएगा q बटा में 4πε0 और यहां पर हो जाएगा, यहां पर इंटू में डी ओमेगा, ठीक है भैया, या ये हो जाएगा डी ओमेगा। देखिए समीकरण नंबर 2 में हम लोग इतना निकाल चुके हैं, इतना का जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं भाई, इतना की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, डी ओमेगा रख सकते हैं ना। यहाँ पर मान हम लोग डी ओमेगा बराबर ये निकाल दिए हैं, तो 2 में डी ओमेगा का मान रखेंगे तो इतना आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, हाँ ठीक है। तब ये हो जाएगा आपका, चूंकि डी ओमेगा बराबर, नोट कर लीजिए यहाँ पर, चूंकि डी ओमेगा बराबर 4 पाई होता है, क्या होता है दोस्तों, डी ओमेगा बराबर 4 पाई होता है। अब इसके जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, 4 पाई रख देंगे ना, तब ये हो जाएगा आपका डी फाइव ई बराबर क्यू बटा में 4πε0 और इंटू 4 पाई, ठीक है दोस्तों। यहां से ये हो जाएगा कैंसिल, और जब कैंसिल हो जाएगा भैया तो क्या आ जाएगा, डी फाइव ई बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन 0, यही हम लोगों को प्रूफ करना था ना, आ गया आपका, ठीक है ना, डी फाइव ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 आ गया, ठीक है। अब यहां पर पूछ दिया जाए कि यहाँ डी फाइव ई बराबर है क्या चीज, तो ये वैद्युत फ्लक्स है, ठीक है ना, डी फाइव ई बराबर वैद्युत क्या है, वैद्युत फ्लक्स रेखाएं हैं, ठीक है ना, वैद्युत फ्लक्स रेखाएं। और Q जो है आपका भैया ये क्या है, पृष्ठ पर आवेश है, कहाँ है, तो पृष्ठ पर आवेश है, ठीक है। उसके बाद एप्सिलॉन 0 पूछ दिया जाए, तो ये एप्सिलॉन 0 जो है आपकी वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता, ठीक है दोस्तों।
ये हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है ना। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए तथा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।